वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। आपको बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो HSC 301 का पेपर होता है, नहीं पेपर नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना होता है वस्त्रों का सतही अलंकरण जो है, तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। सरफेस ऑर्नामेंटेशन जो होता है और एंड फैब्रिक, तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कपड़ों का सतह का अलंकरण या कपड़ों का सतही अलंकरण, तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ओके, तो हम चर्चा करेंगे और इसके बाद में फिर अगला जो वीडियो आएगा वो 302 वाला आएगा, यानी कि जिसमें हम दूसरे पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिवीजन क्लास के तौर पर मैं दे रहा हूँ, तो तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा, तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देख डालिएगा। ठीक है, चले, पहला प्रश्न है, फफूंद अवरोधक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से? तो फफूंद अवरोधक में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इन सभी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रशिंग से संबंधित कथनों पर विचार करें। ब्रशिंग से संबंधित कथन देखें, वस्त्रों में पहनने वाले व्यक्ति को आराम मिलता है ब्रशिंग से। इसके अलावा इस प्रकार से वस्त्रों को मुलायम और रोएदार बनाए जाते हैं ब्रशिंग के माध्यम से। कारपेट वस्त्रों में यह कार्य हाथ और छोटे ब्रशों से भी की जा सकता है। तो ब्रशिंग से संबंधित ये तीनों विचार ठीक हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, जल निवारक वस्त्रों के संबंध में विचार कीजिए। जल निवारक वस्त्रों की अगर बात की जाए तो अधिक गणना वाले वस्त्र होते हैं, वस्त्र महंगे भी होते हैं ये, और यह वस्त्र ऋतु में लाभदायक होते हैं, मतलब कि अलग अलग मौसमों के लिए बढ़िया होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर के लिए पॉलीमेराइजेशन कहाँ तक होता है, बताएं। बढ़िया प्रश्न है। पॉलिएस्टर के लिए जो एक प्रकार से पॉलीमेराइजेशन होता है, कहाँ तक होता है, किस डिग्री सेल्सियस ताप तक? तो 115 से 140 डिग्री के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्पेन डेस्क तंतु है, स्पेन डेस्क तंतु होता है अग्नि प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह हाइड्रोक्सल समूह जो होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन सा है इनमें से? पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक होता है डिस्पर्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रंग ना उड़ जाए इसके लिए, या रंग ना निकल जाए, तो जब प्रोटीन रेशों से बने वस्त्रों को हम धोते हैं तो उसमें सिरका का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, फैशन चक्र में क्या नहीं आता है? देखिए, फैशन चक्र में आप देखेंगे परिचय आता है, उत्थान आता है, पतन, लंबाई चौड़ाई, ये सब आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अन्वेषण, वैसे खोज करना, या ये भी आप मान सकते हैं, परिचय आता है तो परिचय के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये है कि इनमें से फैशन चक्र में क्या क्या आता है, तो आप लगा दीजिएगा ये सभी आता है, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, धुलाई योग्य वस्त्रों से धब्बे हटाने में प्रयुक्त होता है, बताइए। धुलाई योग्य वस्त्रों से धब्बे, जो धब्बा होता है उसको हटाने के लिए देखिए ग्लिसरीन या फिर अल्कोहल रंग प्रयोग करते हैं, आयोडीन, गुनगुना पानी, सभी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जानतो तंतु, बताएं। जानतो तंतुओं या वस्त्रों से निम्न में से किस, मतलब कि जानतो वस्त्रों में जो जंतुओं की, जो जानतो तंतु से बने हुए वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों में निम्न में से किसे धब्बे छुड़ाने या हटाने या धुलाई में प्रयुक्त करते हैं, उसको बताएं, धब्बे हटाने के लिए। तो बोरेक्स या सुहागा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रंगों का राजा इनमें से कौन है? रंगों का राजा किसको कहा जाता है भैया? वैसे तो रंगों का राजा को लेकर के बड़ा जो है लोगों में, मतलब कि ये विद्वानों में मतभेद रहा है। हालांकि रंगों का राजा जो है मुख्य रूप से अगर देखें इनमें से नीले रंग को कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है, इन्हीं से मिलकर के सारे रंग बनते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग अग्नि या सूर्य का तत्व होता है किस रंग में? लाल में भी होता है, पीले में और नारंगी, तीनों में होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रंग की खोज किसने, मतलब कब करी थी? रंग की खोज किसने करी थी? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने करी थी, 1861 में करी थी। ठीक है, स्कॉट के ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने, ठीक है, करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है रंगों की रानी इनमें से कौन है? इनमें से रंगों की रानी कौन है भई? फटाफट से आप बताने का प्रयास देखिए लाल और नीला दोनों रंगों की रानी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दुनिया का सबसे पहला रंग इनमें से कौन-सा है? दुनिया का सबसे पहला रंग इनमें से कौन-सा है? गुलाबी रंग जो है सबसे पहला रंग है। यहाँ पर मैंने रंगों की रानी में नीला और लाल इसलिए बता दें चूँकि लौह नील या एक प्रकार से तो थोड़ा-सा जो लौह और नील टाइप का जो रंग होता है वही होता है तो लाल और नीला दोनों मिलने से बनता है, इसीलिए यहाँ पर बताया। बाकी नीला रंग जो है राजा होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, जीन्स पैंट का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? जीन्स पैंट का आविष्कार हुआ था कहाँ पर भी? देखिए वैसे तो इटली और फ्रांस में आपको मिलेगा, हुआ था इसका आविष्कार, लेकिन इनमें से इटली, फ्रांस नहीं दिया तो जर्मनी में जीन्स पैंट का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जीन्स पैंट की बात हो रही, जीन्स की खोज तो इटली और फ्रांस में हुई थी। इटली में पहले फिर उसके अंदर फ्रांस में भी हुई थी, लेकिन जीन्स पैंट की जो आविष्कार हुआ है वो जर्मनी में हुआ पहले। अगला क्वेश्चन है बटन का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? बटन का आविष्कार आज के 5000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो सभ्यता थी सिंधु घाटी, वहीं पर हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बटन का आविष्कार कब हुआ था? 5000 साल पहले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीन्स पैंट का आविष्कार कब हुआ था? जीन्स पैंट का आविष्कार 1950 के दशक में हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा रंग गर्मी के लिए उपयुक्त है? इनमें से बताएं कौन सा रंग गर्मी के लिए उपयुक्त है भाई? सफेद रंग गर्मी के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रंग प्रकाश को अधिक अवशोषण करता है? प्रकाश का अधिक अवशोषण इनमें से कोई रंग नहीं करता है, काला रंग करता है सबसे ज्यादा अवशोषण। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं गर्मियों में काला रंग नहीं पहनना चाहिए, गर्मियों में सफेद रंग पहनना चाहिए ताकि सूर्य का जो किरण है या जो गर्मी है उष्मा है, उष्मा का प्रतिरोधक होता है सफेद रंग, उष्मा का अवशोषक होता है काला रंग। आगे देखिएगा वस्त्र पर यदि अधिक मात्रा में नील लग जाए तो उसे हटाने के लिए कौन से एसिड का प्रयोग करते हैं? कौन से अम्ल का? एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्रों का दाग किससे हटाया जाता है? ऊनी वस्त्रों का दाग अमोनिया से हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका अमोनिया के घोल से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किससे व्यक्ति के संस्कार और संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा का सही अनुमान लगाया जाता है? बताइएगा फटाफट से। तो परिधान से, बिल्कुल परिधान से आप ये जान पाते हैं कि भाई व्यक्ति का संस्कार और संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, ये वस्त्रों से आप जान सकते हैं। ठीक है, परिधान से आप किस तरीके के वस्त्रों को पहनते हैं, ठीक है, इससे पता लग जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए प्रश्न है, प्रश्न है प्रत्यक्ष रंग जिसको डायरेक्ट डाइज बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रंग को कहते हैं लवण रंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न संश्लेषित रंग की खोज हुई, संश्लेषित रंग की खोज 19वीं शताब्दी में हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है खनिज रंग पर्शियन ब्लू प्राप्त होता है। खनिज रंग पर्शियन ब्लू जो है ये पोटेशियम फ्लोरोसाइनाइड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रंजक अपने मूल उद्भव के कारण से कितने भागों में बटा है? अपने मूल उद्भव के कारण से रंजक जो है 3 भागों में बटा है, वैसे तो 2 भागों में बटा है, कृत्रिम और प्राकृतिक, लेकिन अगर मूल उद्भव से देखेंगे तो 3 भागों में बांटा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कौन सी प्रिंटिंग साधारण 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर करी जाती है? तो वो स्क्रीन प्रिंटिंग करी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रासायनिक स्रोतों के द्वारा रंजक प्राप्त करने का अनुसंधान सर्वप्रथम विलियम हेनरी पार्कर ने किस सन में किया था? 1856 में किया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है बाटिक मूल शब्द कहाँ का है? बाटिक मूलक शब्द कहाँ का है? देखिए वो तो वैसे तो जावा में बाटिक छपाई की शुरुआत होती, हाथ से छपाई की विधि का उद्भव पहले इंडोनेशिया के जावा द्वीप है वहीं से होता, तो जावानीज जो भाषा है मतलब जावानीज का शब्द है ये, जावानीज। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा, जावानीज जापानीज, यहाँ पर जावानीज कर लेंगे। ठीक है, जावानीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, चीन में बाटिक प्रिंटिंग की कला कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? बताइएगा। तो चीन में बाटिक प्रिंटिंग की कला कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? 7वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में बाटिक छपाई कला किसके प्रयासों से हुआ? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभ मतलब कि उनके प्रयासों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्टेंसिल छपाई की शुरुआत कहाँ से हुई है? स्टेंसिल छपाई की शुरुआत जापान से हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है संश्लिष्ट वाट रंग नील कब बनाया गया? बताएं।
संश्लिष्ट वाट रंग नील कब बनाया गया? 1879 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बाटिक छपाई हाथ से छपाई की विधि का उद्भव कहाँ से हुआ है? बताइएगा। तो बाटिक छपाई हाथ से छपाई विधि का जो उद्भव हुआ है वो इंडोनेशिया के जावा से हुआ है। ऑप्शन नंबर जावा द्वीप है वहाँ पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बांग कढ़ाई में क्या होता है? बांग कढ़ाई में जो होता है, बांग कढ़ाई की अगर बात की जाए तो बांग कढ़ाई जो होती है ये कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में करी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फुलकारी का उद्गम हुआ है कहाँ से? फुलकारी का उद्गम हुआ है, देखिए फुलकारी की अगर बात की जाए तो फुलकारी का उद्गम वैसे तो यहाँ पर फुलकारी का उद्गम हुआ है पंजाब से, मतलब पंजाब की ये कढ़ाई है फुलकारी। ठीक है, तो फुलकारी का उद्गम फुलकारी में हुआ है, इसीलिए इसका नाम फुलकारी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फुलकारी की अगर बात की तो पंजाब में ये कढ़ाई होती हाथ से, सुई और धागों से करी जाती हाथ से। ठीक है, और फुलकारी की बात की तो इसका जो शुरुआत इसकी हुई है वो ईरानी भाषा, मतलब ईरान से हुई है इसकी प्रारंभिक शुरुआत। ईरान में फुलकारी को गुलकारी भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई कौन सी है? तो पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई जो है वो फुलकारी कढ़ाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कांथा कहाँ की परंपरागत कढ़ाई है? तो कांथा जो है वो बंगाल की कढ़ाई है। ठीक है, पैच वर्क की अगर बात की है तो इसकी शुरुआत मिस्र से होती है। ठीक है, और चिकन करी तो आप सभी लोग जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाबियों की परंपरागत कढ़ाई फुलकारी कढ़ाई, इसी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कच्छ काठियावाड़ और सिंध की इंटरलेंसिस कढ़ाई मिलती जुलती है किससे? बताएं। स्पेन की कढ़ाई से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चिकन करी कढ़ाई प्रसिद्ध है, चिकन कढ़ाई कहाँ कहाँ की कढ़ाई है भाई? चिकन कड़ी की अगर बात की जाए तो चिकन करी जो है वो कश्मीर की कढ़ाई है। कहाँ की है? कश्मीर की कढ़ाई है चिकन करी। सॉरी, एक मिनट, चिकन करी की बात कर रहा है ना, तो चिकन करी तो यूपी लखनऊ की है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कसीदा कढ़ाई किस लिए प्रसिद्ध, मतलब कहाँ प्रसिद्ध है कसीदा? कसीदा की अगर बात करें तो कसीदा जो है वो कहाँ की कढ़ाई? कश्मीर की कढ़ाई कसीदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कसूती कढ़ाई कहाँ की है तो आप बताएंगे कर्नाटक की है। ठीक है, अगला प्रश्न, बखिया, बखिया क्या होता है? बखिया एक टाँका होता है जो चिकन करी में प्रयोग करा जाता है, चिकन करी में प्रयुक्त होने वाला टाँका है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है चंबा कढ़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कांथा तो आप लोग जानते हैं, कांथा कहाँ की है? कांथा कढ़ाई कहाँ की है? बंगाल की है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। कसीदा कहाँ, कसीसा नहीं, कसीदा, कसीदा कहाँ की है? कश्मीर की है कसीदा। ठीक है, कसूती कहाँ की है? कसूती आपकी कर्नाटक की है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए। कश्मीरी नमदे का निर्माण किया जाता है, कश्मीरी नमदे का निर्माण ऊन को जमा करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, साटिन टांका भारत में लाया गया, चीनियों के द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए प्रश्न है, आड़ी रेखाओं से बने परिधान से क्या होता है? चौड़ाई बढ़ती प्रतीत होती है। बिल्कुल, आड़ी रेखाएं जो होती है उनसे चौड़ाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। और अ, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्ति के लिए परिधान उत्तम रहता है, हल्के और सफेद रंग के। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फैशन का महत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है किसमें? किशोर और किशोरियों में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी रेखाओं के प्रयोग से लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल, खड़ी रेखाओं से लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, और जो आड़ी रेखाएं होती हैं यानी इस तरीके से, इससे मोटाई मतलब लगता है कि मतलब चौड़ाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, चमकदार, रंगीन, भड़कीले, बड़े बड़े छापों के नमूने वाले तथा उभरे डिजाइन वाले परिधान फबते हैं किस पर अच्छे लगते हैं? तो औसत लंबाई और दुबली आकृति वाली महिला पर ये चमकदार, रंगीले, भड़कीले, बड़े छापों वाले जो कपड़े होते हैं अच्छे लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्के रंग की खड़ी रेखाओं वाले परिधान किस पर अच्छे लगते हैं? तो अगर हल्के रंग की खड़ी रेखाओं वाले परिधान है तो मोटी महिला पर अच्छे लगते हैं।
क्योंकि अगर कोई मोटी महिला है और उसको ऐसा मतलब कि प्रतीत करवाना है कि भाई वो पतली दिखे, तो इसके लिए उसको क्या पहनना चाहिए? उसको कभी ऐसे आड़ी रेखाओं वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, आड़ी डिजाइन वाले। उसको हमेशा लंबी या लंबावट डिजाइन वाले रेखाएं, खड़ी रेखाओं वाले डिजाइन पहननी चाहिए। इससे क्या होता है, उसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी लगेगी, और जब उसकी लंबाई बड़ी लगेगी तो वो पतली दिखेगी। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को? तो ये भी एक वस्त्र परिधान में ये नियम होता है। तो मोटी महिला पर जो है खड़ी रेखाओं वाले वस्त्र अच्छे लगते हैं, और जो छोटी महिला होती है, नाटी महिला, उसके लिए लंबवत रेखाओं वाले जो होते हैं, मतलब नाटी और मोटी के लिए लंबवत रेखाएं, खड़ी रेखाएं। और अगर अगर बात की जाए नाटी और दुबली महिला के लिए क्या होता है, नाटी और दुबली महिला को आड़ी रेखाओं वाले ढीले ढाले परिधान जो है पहनने में अच्छे लगते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं? मानव की मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। यानी आवास हो गया पहला, मकान मतलब पहला रोटी यानी खुराक भोजन, दूसरा मकान, और तीसरा वस्त्र। ठीक है, अगला देखेंगे, वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को कहते हैं। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या कहते हैं, मतलब करते हैं, द्विगुणित करते हैं बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वस्त्रों के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए किसका? बजट का भी, टिकाऊपन का भी, शारीरिक शारीरिक रचना का भी। ठीक है, डी तीनों का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वस्त्रों के चुनाव हेतु बिगेट ने क्या कहा? बिगेट ने कहा कि वस्त्र जलवायु के अनुकूल होने चाहिए, और वस्त्र प्रयोजन का ध्यान रख करके तब खरीदा जाना चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल का अणु सूत्र क्या है? फटाफट से आप बताएंगे, जल का अणु सूत्र क्या है? जल का अणु सूत्र है H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कठोर जल में साबुन का झाग क्यों नहीं बनता? झाग कर लेंगे इसको। कठोर जल में साबुन का झाग बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, इनमें से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जल की अस्थाई कठोरता होती है। जल की अस्थाई कठोरता होती है, जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट जब घुले होते हैं, तो इसके कारण से जल की अस्थाई कठोरता होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपसे पूछे कि जल की अस्थाई कठोरता कैसे होती है, तो जल की अस्थाई कठोरता, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाई कार्बोनेट घुले होने से के कारण से जल की अस्थाई कठोरता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने का रासायनिक सूत्र है CaO, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक मतलब इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं पूरे को। ठीक है, तो पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है CoA की अगर बात की जाए तो CaO। ठीक है, CaO ये होता है आपका क्या? ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड चूना को भी कहते हैं, लेकिन जब चूना ये खड़ा चूना होता है, लेकिन जब इसका किसके साथ पानी में इसमें मिलाएंगे, चूने में H2O के साथ क्रिया करवाएंगे, तब क्या बनेगा? तब चूना बनेगा मुख्य रूप से Ca, और यहाँ का एक O, ये एक ये O, दो O हो गए। ठीक है, तो इसीलिए OH इकट्ठा लिख दिया, और ये तुराबे करिस तो ट्वाइस कर दिया, यानी कि O भी दो है, दो अणु ऑक्सीजन के और दो अणु ऑक्सीजन के, ये मिलकर के CaOH का होल ट्वाइस बनाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कैल्शियम नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है Ca कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे CO हो गया ना। चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca कर लेंगे यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर सोडियम पूछेगा, सोडियम का मतलब होता है Na से शुरू होगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैलगन कहते हैं, कैलगन किसको कहते हैं? सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट को कैलगन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पर परम्यूटेट किसे कहते हैं? परम्यूटेट जो है, ये सोडियम और एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेट को क्या बोलते हैं? परम्यूटेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। धुलाई में चम्मच का उपयोग किया जाता है जो बना हुआ होता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, दोनों का हो सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिंक और ड्रेनिंग बोर्ड, ये बताएं, सिंक और ड्रेनिंग बोर्ड ये किसके उपकरण है? तो सिंक और ये जो ड्रेनिंग बोर्ड होते हैं, धुलाई से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धुलाई कार्य में प्रयुक्त किया जाने वाला कटोरा, धुलाई कार्य में प्रयुक्त किया जाने वाला कटोरा जो होता है, प्लास्टिक या चीनी मिट्टी का बना होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेहूं के चोकर का सत्व जो होता है, वो साधारण प्रकार के शोधक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, वसीय अम्लों के लवण को क्या कहा जाता है? वसीय अम्लों के लवण को साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शोधक पदार्थों के का उपयोग किया जाता है? शोधक पदार्थों का उपयोग गंदे और मैले वस्त्रों को स्वच्छ करने में, साफ करने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गर्म विधि से तैयार साबुन कठोर होता है? बिल्कुल कठोर होता है। गर्म विधि से तैयार किया साबुन कठोर होता है। अगला प्रश्न, ठंडी विधि से तैयार साबुन कैसा होता है? ठंडी विधि से तैयार साबुन मृदु और नरम होता है, कम समय और एवं श्रम भी कम लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, साबुन निर्माण में मुख्य चरण होते हैं? साबुन निर्माण के मुख्य चरण 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तम प्रकार के या अच्छे प्रकार के अपमार्जिक जो होते हैं वो क्षार रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग, मतलब किसको प्रयोग में लाते हैं? अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोने के लिए पैराफिन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्रावण साबुन के निर्माण में क्या होता है? हल्के क्षार और ग्रीज के घोल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए प्रश्न है, ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझा कर, जोड़ कर, ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डाल करके जमा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या भाई? उसको कहते हैं नमदा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, टापा वस्त्र का निर्माण होता है? टापा वस्त्र का निर्माण ओक के वृक्ष की छाल से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फेंक देने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं? फेंक देने मतलब कि फेंक देने वाली वस्तुएं कागज से बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेफ्ट निटिंग यानी बाना बुनाई को क्या कहते हैं? बाना बुनाई, बाना बुनाई कहते हैं। स्वेटर बुनने को बाना बुनाई कहते हैं, जिसको फिलिंग निटिंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सलाइयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसा करके एवं श्रृंखला जो बनाई जाती है, फंसा कर श्रृंखला बनाई जाती है, उसको नीटिंग बोलते हैं। ठीक है, बुनना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धागों को आपस में मिला करके गूंथ कर वस्त्र बनाए जाते हैं, इन वस्त्रों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्रांडिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं? मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं उल्टी बुनाई में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हार्नेस क्या होता है? हार्नेस जो है करघे में लगा एक फ्रेम होता है हार्नेस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है? जाली बनाने की विधि किससे मिलती जुलती है? नीटिंग विधि और लेस बनाने की विधि से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शटल पर क्या होता है? शटल पर बाने का धागा लपेटा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कंघी यानी कि रीड, रीड जो होता है करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है कंघी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनने को बताएं क्या कहते हैं? शेडिंग बोलते हैं। शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनने को या बनाने को शेडिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ट्राई कोट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ट्राई कोट का शाब्दिक अर्थ है निट करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं, इन्हें कहते हैं, इन्हें आधारभूत परिसज्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। कुटाई यानी कि जिसको ब्रेटिंग बोलते हैं, परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है? कुटाई परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की सतह पर उठे रोएं को काटा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सतही दोष छिपाने के लिए क्या किया जाता है? सतही दोष छिपाने के लिए नैपिंग परिसज्जा करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टेटरिंग परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है? टेटरिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्र को सभी जगहों से समान चौड़ाई पर बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, ग्लेजिंग मतलब जो ग्लेजनिंग मतलब होता है, इसके द्वारा क्या होता है? ग्लेजिंग एक प्रकार की फिनिशिंग होती है, इसके द्वारा क्या होता है? वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विरंजन परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है? विरंजन परिसज्जा के द्वारा वस्त्र पर सफेदी लाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है,
कैलेंडरिंग जो फिनिशिंग होती है, कैलेंडरिंग फिनिशिंग का प्रकार है। तो कैलेंडरिंग परिसज्जा के द्वारा क्या करते हैं, वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार और कोमल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अवकारक विरंजक पदार्थ, ठीक है, में प्रमुखता होती किसकी, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की या उपयुक्त दोनों की। तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है किसमें, अवकारक विरंजक पदार्थ में। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है। ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में हाइड्रोजन की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्कॉच गार्ड परिसज्जा के द्वारा, स्कॉट गार्ड परिसज्जा के द्वारा धूल कण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नैपिंग परिसज्जा के द्वारा क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। नैपिंग एक परिसज्जा होती है, फिनिशिंग होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, नैपिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की सतह पर रोएं उठाए जाते हैं। ठीक है, रोएं उठाए जाते हैं नैपिंग के द्वारा, और कुटाई के द्वारा वस्त्र की सतह पर रोएं को काटा जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मर्सराइज्ड परिसज्जा दी जाती है। मर्सराइज्ड परिसज्जा सूती वस्त्रों पर करी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परिसज्जा के उद्देश्य होते हैं, परिसज्जा के 6 उद्देश्य होते हैं। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, परिसज्जा के निर्धारक तत्व हैं। परिसज्जा के निर्धारक तत्व जो होते हैं तंतु की प्रकृति पर डिपेंड होते हैं, और सूत्र का प्रकार और बुनाई की विधि कैसी है, इस पर दोनों पर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सामान्य परिसज्जाएं करने हेतु आवश्यक होता है किस किस चीज़ का, आर्द्रता, दबाव और उष्मा। बिल्कुल सभी का, ठीक है, आर्द्रता, दबाव और उष्मा तीनों की आवश्यकता होती है सामान्य परिसज्जा करने के लिए। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है। कैलेंडरिंग को आधार परिसज्जा में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई निवारक परिसज्जा होती है, बताइएगा। अस्थाई निवारक या सॉरी जल निवारक परिसज्जा होती है, अस्थाई या अस्थाई दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अस्थाई परिसज्जा की जाती है, अस्थाई परिसज्जा जो है सूती वस्त्रों पर भी करी जाती है, विस्कोस रेयान वस्त्रों पर भी, और लिनन के वस्त्रों पर भी करी जाती है। डी ऑप्शन इन सभी पर। आगे देखेंगे, वस्त्र अग्निरोधक होते हैं, आंशिक या पूर्णतः। तो वस्त्र अग्निरोधक होते हैं आंशिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वस्त्र के तंतुओं को अग्निरोधक बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। कितने बोरेक्स का, 7 औंस बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वस्त्रों पर उभरे हुए फाइबर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, बताएं। उनको बोलते हैं मील। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक है। पिलिंग की क्रिया को रोकने के लिए सियरिंग, सीजिंग और ब्रूसिंग सब आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो क्या होता है, जब वो 4 संभागों में विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं तीव्र गति से बढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय कम लगे। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ओके, सारी चीज़ें। और जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो जब आपको समक्ष ये प्रश्न होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा क्या होता है, आगे ग्रेन में कटा हो। ऑप्शन नंबर इसका आड़े ग्रेन में जब कटा होता है, आड़े ग्रेन में जब कटा होता है कपड़ा, तो परिधान की लटकन बहुत सुंदर लगती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं। तीखे रंग के कपड़े खुशी दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने में सही अनुक्रम क्या हो, बताइए। सबसे पहले ब्लॉकिंग, फिर सिकुड़ना, फिर इस्त्री करना, फिर सीधा करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सीजर यानी कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कागज, पत्ता या कपड़े या सभी, बताएं। तो सीजर यानी मतलब कि जो सीजर नाम की कैंची या सीजर कैंची होती है वो कपड़े काटने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना क्या कहलाता है। तो किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना पोस्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से संतुलन एक प्रकार का। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें, बताएं। लाल और दृष्टिगत प्रकाश जो होता है ये रंगीन कपड़ों का रंग जो है फीका करने में उपयोगी होती है, मतलब मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ड्राफ्टिंग के मूल रूप में कितने भाग होते हैं। ड्राफ्टिंग के मूल रूप से कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं ड्राफ्टिंग के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, टेंटरिंग नामक परिसज्जा का वस्त्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है, बताइएगा।
तो वस्त्र को सुखाने व सीधा करने के लिए टेंटरिंग नामक परिसज्जा टेंटरिंग फिनिशिंग करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्त्रों को सुखाने और सीधा करने के लिए टेंटरिंग परिसज्जा। अगला प्रश्न, विरंजन क्रिया से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेंटरिंग की अगर बात की जाए तो टेंटरिंग जो होता है इसका प्रयोग प्राकृतिक पीलापन और दाग धब्बों इन सभी को हटाने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा और लास्ट प्रश्न है, वस्त्र के बाहरी रूप पर निम्नलिखित बताएं, निम्नलिखित तंतु धागा बुनाई परिसज्जा सब होती है वस्त्र के बाहरी रूप पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ओके, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को आपने जान लिया। ये शुरुआत की अगर बात करूँ तो एक तो ये जो बाद वाले प्रश्न है वही आपने लगभग 50 के आसपास आपने देख लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।